हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए एक और नया वीडियो स्टार्ट करते हैं आज, जिसमें हम कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि कुछ और कंसेप्ट को हम गेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि द राइट टू एजुकेशन इज़, द राइट टू एजुकेशन क्या है? एक लीगल राइट है या सिविल राइट है या फंडामेंटल राइट है या नन ऑफ एबव? तो राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अब आइए, फंडामेंटल राइट तो है, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है, किस आर्टिकल में दिया है, कहाँ से कहाँ तक दिया है, और किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, किस पार्ट में दिया है इन द सेंस। तो चलिए देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया है, ठीक है। और ये पार्ट 3 में प्रोवाइड है ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब आइए देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट कितने तरह के होते हैं। तो फंडामेंटल राइट टोटल 6 हैं हमारे पास अभी। पहला क्या है? राइट टू इक्वलिटी, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। उसके बाद क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक। उसके बाद क्या है? फोर्थ आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक। इसलिए हमारा कंट्री क्या कहलाता है? सेकुलर कंट्री, ठीक। कि देयर इज नो कंपल्सन टू फॉलो द एनी वन रिलीजन और वन स्पेसिफिक रिलीजन, ठीक। So there is you have a fundamental right, that is right to freedom of religion. And now next right is, that is fifth right, that is cultural and educational right, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर यही है कि राइट टू एजुकेशन क्या है। तो एक फंडामेंटल राइट है, किसमें दिया गया? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब आपका 6 फंडामेंटल राइट कौन सा है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यहाँ तक हो गया। अब आइए देख लेते हैं बाकी के जो बचे ऑप्शन है उसको भी अच्छे से थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो लीगल राइट, तो व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल राइट? सो लीगल राइट आर द दोज राइट विच आर एक्सेप्टेड एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। मतलब कि लीगल राइट वो राइट है जो कि एक्सेप्ट किया गया और इन्फोर्स भी किया गया किसके द्वारा? बाय द स्टेट के द्वारा, ठीक है। जो राइट हमें लॉ प्रोवाइड करता है, सिंपल अगर भाषा में समझे कि जो राइट लॉ प्रोवाइड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीगल राइट। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि राइट टू ओनरशिप, जो ओनरशिप का राइट है ये हमारा क्या है? ये हमारा लीगल राइट है, लीगल राइट है, ठीक। जैसे कि राइट टू पेटेंट, जैसे कि हम किसी चीज़ पे अपना पेटेंट कराते हैं तो पेटेंट के वो जो राइट टू पेटेंट वो क्या है? इट इज़ आवर लीगल राइट। क्या है कि ये जो राइट है वो लॉ से मिला है हमें। जैसे ओनरशिप का राइट है, ये ओनरशिप का राइट जो है हमें लॉ से मिला है कि हाँ आप जो लॉ कहता है कि हाँ आप इस हाउस के ओनर हैं, तो हैं उस हाउस के आप ओनर होंगे। तो वो जो राइट है ओनरशिप का वो लॉ से मिला है, इसलिए वो राइट को क्या बोलते हैं हम लोग? लीगल राइट बोलते हैं। जैसे राइट टू पेटेंट भी जो है लॉ से मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? लीगल राइट बोलते हैं। तो यहाँ तक तो हमें आई थिंक लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि लीगल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, ठीक। अब चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन 2 or more पर्सन एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट बाय एन इलीगल मीन्स। इलीगल मीन्स अगर इसका मतलब सिंपल सेंस में कि अगर 2 से ज़्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं कोई इलीगल कार्य करने के लिए, मतलब इलीगल जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, वो कैसे करेंगे इलीगल कार्य? बाय द वे ऑफ इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स, ठीक। जैसे कि चोरी करना, ये क्या है? ये इलीगल है कि नहीं? थेफ्ट करना, ठीक। थेफ्ट करना ये इलीगल एक्ट है। इसमें कई लोग एग्रीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं कि वो करते हैं कि
थेफ्ट कैसे किया जाएगा? बाय द वे ऑफ इलीगल मीन्स, मतलब गलत तरीके से, मतलब रात में चुपके से घर में किसी के घुस करके चोरी कर लेना, तो क्या इलीगल मीन्स है ये। तो आइए ये कहता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। तो अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल इंड्यूसमेंट या जॉइंट टॉर्टफिजर या कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि ये प्रोवाइड आपके सेक्शन 120 ए में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है इट इज़ गिवन इन आवर आईपीसी इन सेक्शन 120 ए, एंड इसका पनिशमेंट किस में दिया है? तो 120 बी में दिया है। आप लोग जब आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हो जाएगा तो आप लोग को ये अच्छे से पढ़ाया जाएगा आईपीसी में कि कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये सब आप लोग को मतलब इन डिटेल में बताया जाएगा जब आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो। ठीक, अब आइए देखते हैं कि बाकी का ऑप्शन जो है उनसे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि नहीं। था ज्वाइंट टॉर्ट फिगर का ही क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है? टॉर्ट से रिलेटेड है। तो मैंने कल आपको टॉर्ट के बारे में जितनी चीज़ें हो सकती थी पॉसिबल, मैंने कल बताया था कि टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट जो होता है सिविल रॉन्ग होता है। टॉर्ट कहाँ से डिराइव हुआ है? तो ये हुआ है टॉर्टम से, आपके लैटिन वर्ड टॉर्टम। और टॉर्टम मतलब क्या होता है? क्रूक्ड, CROOKED। मैंने शायद कल स्पेलिंग इसका गलत लिख दिया था, मैंने कुकड लिख दिया था, तो सॉरी फॉर दैट थिंग। तो इसका मतलब टॉर्टम मतलब क्रूक्ड और ट्विस्टेड होता है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं ज्वाइंट टॉर्ट फीजर क्या होते हैं। तो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर जो होता है कि अगर दो और दो से ज़्यादा लोग कोई टॉर्ट कमिट करते हैं, कोई सिविल रॉन्ग करते हैं, तो दे ऑल आर लाइबल फॉर दैट रॉन्ग। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई टॉर्ट कमिट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। और टॉर्ट फीजर क्या कहते हैं? जो कोई टॉर्ट कमिट करता है उसे हम बोलते हैं टॉर्ट फीजर। तो ज्वाइंट टॉर्ट फीजर मतलब ये दो या दो से ज़्यादा लोग टॉर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट टॉर्ट फीजर। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ये जो टर्म आपका है आईपीसी में डिफाइन है कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होता है, ज्वाइंट लाइबिलिटी क्या होता है। तो अभी के लिए आप समझिए कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी जो होता है, जैसे कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग टू से ज़्यादा लोग अगर कोई कह सकते हो कि आप इंटेंशन बना रहे हो कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, तो अगर इसमें से मान लो दो या दो से ज़्यादा लोग कोई थेफ्ट करने के लिए आप प्लानिंग बना रहे हो। जैसे मान लो 3 लोग गए थेफ्ट करने के लिए, एक जो बंदा है उसमें से वो गेट के बाहर खड़ा है, दूसरा बंदा जो है वो गाड़ी लेकर वेट कर रहा है, और जो तीसरा बंदा है वो जो है वो घर में गया है, वो चोरी कर रहा है। तो ये नहीं कि जो थर्ड बंदा है जो चोरी किया है सिर्फ वही लाइबल होगा, नहीं, ये दूसरा बंदा भी लाइबल होगा जो गाड़ी लेकर बाहर खड़ा है वेट कर रहा है, ये पहला बंदा भी लाइबल होगा जो कि गेट पर देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जा तो नहीं रहा है। ये सब किसके लिए लाइबल होंगे? थेफ्ट के लिए लाइबल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों का जो इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन जिसे बोलते हैं, वो सेम है। कॉमन इंटेंशन तीनों का क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चोरी करना, थेफ्ट करना। अब चोरी कौन कर रहा है? इट इज़ इरिलेवेंट। चोरी बस एक बंदा करे, लेकिन अगर इंटेंशन कॉमन है तो तीनों लोग थेफ्ट के लिए लाइबल होंगे। तो यही बोलता है कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हु अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? तो उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट बाय कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी टू गेट द लोन फ्रॉम अदर। इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी टू गेट द लोन फ्रॉम द अदर। जैसे कि मान लो पर्सन ए है, इसके पास कोई गुड्स हैं, ठीक, कोई सामान है, इसने बी को डिलीवर कर दिया और इसने बोला कि ये गुड्स आप रख लो, इसके बदले में आप हमें कुछ लोन दे दो, मतलब पैसे दे दो। तो अगर ए जो है कुछ अपना सामान इनके वहाँ गिरवी रख देता है या बी इसके बदले में कुछ लोन देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं प्लेज।
प्लेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लेस। ठीक, प्लेज मतलब इसका हिंदी होता है गिरवी रखना, गिरवी। और मॉर्गेज मतलब होता है बंधक। ये जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। लेकिन प्लेस जो है किस पे होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, चल संपत्ति जिसे हिंदी में कहते हैं। इमूवेबल मतलब अचल संपत्ति पे होता है। ठीक, अब गारंटी। तो गारंटी जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है कि गारंटी क्या होता है। तो ए, जैसे कि इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए है, बी है और ये सी है। ए को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डेटर, बी को बोलते हैं क्रेडिटर, सी को बोलते हैं श्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, गारंटी में जो क्रेडिटर है ये ए को कुछ पैसा देता है, और इसके लिए श्योरिटी जो है सी जो है ये गारंटी देता है कि अगर ए पैसा नहीं दे पाएगा बी को, तो उस कंडीशन में सी जो है बी को पैसा दे देगा। तो ये जो सी जो है गारंटी देता है। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि हम दूसरे के लिए गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये पैसा आपको नहीं दे पाएंगे तो हम दे देंगे इनके बदले में। ठीक, एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमुलेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब करते हैं ऑर्डिनेंस अनाउंस, मतलब लगाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एट एनी टाइम, या व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, या ऑप्शन सी जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। तो योर करेक्ट आंसर इज व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो अगर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं, कि ये नहीं कि उनके डिस्क्रिप्शन पे कि कभी भी ऑर्डिनेंस लगा देंगे। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहेगा उसके बाद ऐसा कुछ चांस बनेगा कि हाँ ऑर्डिनेंस लगाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उस केस में ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। ये किस आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 123। ठीक, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, that protecting the sovereignty and integrity of the country is inserted in the constitution of India as। जो protecting the sovereignty, संप्रभुता and integrity of country, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया एज व्हाट, एज अ फंडामेंटल राइट, या एज अ लीगल राइट, या एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, या नन ऑफ एबव। मैंने अभी पहले ही बताया था लीगल राइट क्या होता है, तो ये तो पता चल गया कि ये लीगल राइट होगा नहीं, फंडामेंटल राइट भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है योर ऑप्शन सी, फंडामेंटल ड्यूटी। किस आर्टिकल में दिया है, मैंने कल बताया था 51A में दिया। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटी, इट इज़ ऑन योर दैट यू कैन आइदर फॉलो इट और यू कैन डिनाई इट, बट फॉर बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड ऑलवेज फॉलो द fundamental duty which is given in our constitution under article 51A। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड फर्दर क्वेश्चन, कि जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज। जो जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशन वो किसका पार्ट है इसमें से, जुडिशियल ऑर्गन। तो इसमें से परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताया था कि यूनाइटेड नेशन होता क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, व्हाट इज़ द पर्पज फॉर इस्टेब्लिशिंग द यूनाइटेड नेशन, एंड हाउ मैनी ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव। सो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड ऑल दिस क्वेश्चन, लेकिन चलिए दोबारा रिपीट कर देते हैं शॉर्ट एक समरी फॉर्म में, कि जो यूनाइटेड नेशन है इट इज़ फॉर्म्ड और इस्टेब्लिश इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक, और यूनाइटेड नेशन क्यों इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि ये इसका पर्पस था कि टू मेंटेन द पीस बिटवीन द सोसाइटी और बिटवीन द स्टेट मीन्स बिटवीन द नेशन कंट्री, और इस सिक्योरिटी को भी मेंटेन करने का पर्पज इसका था कि टू मेंटेन द सिक्योरिटी एंड टू मेंटेन द पीस। ठीक, अब आते हैं कि इसके 6 ऑर्गन हैं टोटल यूनाइटेड नेशन के। कौन कौन से ऑर्गन हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या उसके ऑर्गन हैं। तो पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक,
दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक, COUNCIL। तीसरा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक। चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और पांचवा है द सेक्रेटरी, ठीक, सॉरी 6 इज द सेक्रेटरी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पिछली बार पूछा गया था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, हेग में है, HAGUE। ये कहाँ पे है, ये है नीदरलैंड में है। ये जो है पिछली साल जो है ये LU एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन, रिट पिटीशन कहाँ फाइल्ड हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ओनली या हाई कोर्ट ओनली, या बोथ, दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, या नन ऑफ एबव। सो रिट पिटीशन जो है आपका दोनों में फाइल हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अंडर किस आर्टिकल के अंडर आप फाइल करोगे रिट पिटीशन, अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। ये हो गई रिट की बात। मैंने रिट के बारे में कल बताया भी था, कल या आई थिंक पिछले वीडियो में बताया था कि रिट क्या होता है और कितने टाइप के रिट होते हैं। तो चलिए एक बार और दोबारा देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि वी हैव टोटल 5 रिट्स, दैट इज फर्स्ट रिट इज हैबियस कॉर्पस, सेकेंड रिट इज मैंडेनमस। अब चलिए इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, ठीक। इसका मतलब हैबियस कॉर्पस मतलब इतना ही होगा। ये बस इतना ही आप लोग का अभी मतलब शॉर्ट फॉर्म में आता है। इन डेप्थ में आप जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तब आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि रिट होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसका क्या इन डेप्थ में आप लोग को स्टडी कराई जाएगी। एंड सेकेंड रिट इज मैंडेनमस, ठीक। मैंडेनमस मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड इसका मतलब मीनिंग होता है, ठीक। अब आते हैं थर्ड रिट पे, आपका क्या है, प्रोहिबिशन। इसका मतलब है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा इसको क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद से फोर्थ रिट है सर्टियोरारी। इसका मतलब क्या होता है, टू सर्टिफाइड, और क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक। योर लास्ट रिट इज क्वा वारंटो, बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने इसका एग्जांपल भी बताए थे कि क्या होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसी मेंस सिटेरिया इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, कि जो ये बोल रहा है कि ये लीगल मैगजीम है कि एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसी मेंस सिटेरिया जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल किसका है, क्रिमिनल लाइबिलिटी का, या सिविल लाइबिलिटी का, नो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी का, नन ऑफ एबव। तो पहले हम इसका मतलब समझा देते हैं आप लोगों को कि एक्टस नॉन फेसिटेरियम निसीमेंसिटी का मतलब क्या होता है। एन एक्ट डन बाय मी इज नॉट, एन एक्ट डन बाय मी इज नॉट गिल्टी अनटिल एंड अनलेस आवर माइंड इज सो। मतलब कोई भी एक्ट जो है इट इज़ नॉट रॉन्ग, मतलब कह सकते हो जब तक कि हमारा माइंड गिल्टी ना हो, ठीक। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ कि अगर जैसे मान लो आप लोग जैसे कि आप लोग ज़्यादा हो एक्सीडेंट जैसे होता है, इसमें क्या होता है कि सपोज कि ए जो है वो रोड पे चल रहा है, उसका जो एक्सीडेंट जो हो जाता है बी की गाड़ी से हो जाता है, जिसकी वजह से ए का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए ए का डेथ हो गया है, लेकिन ये जो बी ने एक्ट किया है इसका एक्ट क्या किया, इसके एक्ट के वजह से ए का डेथ हुआ है,
लेकिन इसको इसके एक्ट पे ही नहीं इसे दंडित किया जाएगा, इसका यहाँ पे देखा जाएगा कि इसका इंटेंशन था इसको मारना कि नहीं। तो ठीक है, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए द सोल क्राइटेरिया इज नॉट हिज एक्ट, उसके साथ साथ हमें उसका माइंड भी देखना पड़ेगा कि उसका माइंड वहाँ पे गिल्ट था कि नहीं, मतलब उसका माइंड जो था वो एज उसको हार्म कॉज करने का था कि नहीं। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिटिया का मतलब क्या होगा कि एक्ट वो जो मैंने मेरा एक्ट जो है वो गलत, वो उसके आधार पर हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि हमारा माइंड भी गिल्टी, मतलब हमारा इंटेंशन भी गिल्टी ना हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टेस्टामेंट। टेस्टामेंट क्या होता है? इट इज़ विल। ठीक, ये तो मैंने कल बताया भी था एक बार। अब आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशिस क्या करता है? आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एबोलिश करता है? अनटचेबिलिटी या सत्य या राइट टू प्रॉपर्टी या ऑल ऑफ एबव। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज अनटचेबिलिटी। अब आइए राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है, ये जो पहले हम अभी जो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं, ये पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूड था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे हटा दिया गया एज फ्रॉम फंडामेंटल राइट। ठीक, अब ये कहाँ पे है राइट टू प्रॉपर्टी? ये इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 300A में दिया गया। ठीक, तो आई थिंक्स आप लोग को सब क्लियर होगा अभी जितना मैंने बताया था। इसका मैं एक बार और बता देता हूँ। एक्टस ऑन फेसिडियम, एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनटिल एन एक्ट डज नॉट मेक्स अ मैन गिल्टी अनटिल एंड अनलेस हिज माइंड वर गिल्टी। शो वो एक्ट वो एक आदमी को गिल्टी नहीं बनाता है जब तक कि उसका इंटेंशन वैसा न हो। वो ये बोलता है, इसका मतलब यही होता है एक्टस ऑन फेसिडियम निसी मेंसिटिया। ये किसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है? तो दिस इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड दी ऑल द क्वेश्चन और ऑल द MCQ। सो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको इन डेप्थ में और इन डिटेल में स्टडी करना है तो यू कैन विजिट इन टू आवर LU अपडेट ऐप वेयर यू कैन गेट द BA LLB कोर्स एट द मिनिमम लोवेस्ट कॉस्ट, जो कि अभी आई थिंक कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है उतने मिनिमम पे, और वहाँ पे एक बेटर क्वालिटी में आप स्टडी कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। और ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ दैट थिंग इज सफिशियंट, मतलब वहाँ पे जितना मटेरियल आपको मिल जाएगा ऐप पे वो सफिशियंट होगा कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है LU का क्वालिफाई कर जाएंगे। और जहाँ तक हो सकता है मैं अपना यूट्यूब पे 100% देने की कोशिश करूँगा, और ये जो सीरीज़ आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम तक चलेंगी और ये जो वीडियो डेली बेसिस पे आती रहेंगी। तो मैं ये आप लोग से कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे वीडियो आती जाती हैं आप लोग इसे ख़त्म कर जाएँ डेली का। और जहाँ तक होता है मैं इसको डेप्थ में पढ़ा देता हूँ कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की उतनी नेसेसिटी ना पड़े दोबारा। सो बस एट लास्ट में कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।